नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी अक्षरा और ये है प्रथम पाठ एक चिरमहान। इसको हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में पढ़ेंगे। इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, इसको आप नोट आउट करते हुए चलिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो कवि आ रहे हैं उन पे आप प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में इसको ही लिखिए। शॉर्ट प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो एक एक लाइन के उत्तर के फॉर्म में, तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी याद होंगी। तो पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की ही पाठशाला में हुई। ठीक है, हाँ, और पाठशाला में हुई और इनके साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी विभूषित किया है। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है वीणा है, ग्रंथ है, पल्लव है, गुंजन है, चिदम्बरा आदि है। पंत जी का निधन सन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को हुआ था। तो दोस्तों, मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप जो इनको आपने पढ़ लिया तो क्या ये आपके मस्तिष्क में बना रहेगा? बिल्कुल नहीं। यदि आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखेंगे इसे तो ये आपके मस्तिष्क में हमेशा बना रहेगा। तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि आप हमेशा प्रश्न बनाइए कि पहला प्रश्न आप बना लीजिए कि ऐसे बना सकते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी को कह सकते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी को कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ये पहला प्रश्न हो जाएगा। तो ये प्रश्न में का उत्तर क्या बनेगा कि प्रकृति का सुकुमार कवि। तो आप सुमित्रानंदन पंत जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रकृति का सुकुमार कवि, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आपका बना कि इनका जन्म कब हुआ था। दूसरा प्रश्न क्या हुआ कि जन्म कब हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये प्रश्न हो गया। तो इनका दूसरा प्रश्न हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रश्न बना कि जो है इन्हें भारत सरकार ने इन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया। तो तीसरा प्रश्न क्या बन गया कि भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, क्या बना आपका तीसरा प्रश्न कि भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ये हो गया। और मैं बहुत स्पीड में लिख रही हूँ, इसको आप जो है अपनी कॉपी पे नोट आउट करिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा और उसके उत्तर लिखिएगा। तो ये आपके मस्तिष्क में हमेशा बैठ जाएंगे। तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, उसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक, अब चौथा प्रश्न कौन सा बन गया कि चौथा प्रश्न इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं।
तो कौन कौन सी रचनाएं प्रमुख है, आप इनकी रचना को ऐसे 1 2 3 ऐसा सीरियल करके ऐसे लिखिएगा जितनी भी आपकी बुक में है। अब ये आपकी स्टार्टिंग है यहाँ से रचनाओं के नामों को जानने की, तो आप लिखिएगा। फिर आगे के क्लासेस में और भी रचनाएं आएंगी, उस फिर अपनी रचना की कॉपी के एक बना लीजिए, तो उसमें आप नोट आउट करते हुए चलिए। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा आदि, इतनी रचनाएं दी गई हैं। आप इनको एकदम हमेशा कंठस्थ कर लीजिए। ये रचनाएं जब भी पूछा जाए कि किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, चिदंबरा आदि। एक जो है आप और चीज़ जान के रखिए कि जो हमारे ये हैं सुमित्रानंदन पंत जी, वो छायावादी कवि हैं, ठीक है। तो साहित्यिक दृष्टि से ये किस काल के कवि हैं। तो पांचवा प्रश्न आपका बना कि साहित्यिक दृष्टिकोण से ये किस काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं। तो दोस्तों साहित्यिक दृष्टिकोण से ये छायावादी कवि हैं। कौन से कवि हैं, छायावादी। ये आप हमेशा नोट आउट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि में हमारे 4 स्तंभ कहे जाते हैं। छायावादी के प्रमुख 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी और निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सुमित्रानंदन पंत जी। तो ये छायावादी के 4 स्तंभों में से एक है सुमित्रानंदन पंत जी। तो ये आप जरूर नोट करिए, साहित्य दृष्टिकोण से ये किस काल के कवि हैं, छायावादी कवि हैं। और ये आपका जो है प्रश्न हो गया। अब देखिए और भी कुछ जानिए इनके बारे में, जैसे कि है आपके इसमें कि इसे भी जाने। तो सुमित्रानंदन पंत को उनकी काव्य कृति चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो आप छठा प्रश्न बना लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको किस कृति के लिए दिया गया है। बना लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये छठा प्रश्न आपका बन गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें किस कृति के लिए, किस रचना के लिए, किस कृति के लिए दिया गया है। उन्हें किस कृति के लिए दिया गया है। तो किस कृति के लिए दिया गया है, चिदंबरा के लिए दिया गया है। किस कृति के लिए, चिदंबरा के लिए दिया गया है। फिर देखिए, फिर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में उत्कृष्ट लेखन करता हो, वह इस पुरस्कार के योग्य है। तो आपका 7वां प्रश्न क्या बन गया, 7वां प्रश्न क्या बन गया कि भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, 8वीं। मतलब भाषा आपकी अनुसूची में, भारतीय संविधान में बना सकते हैं कि भारतीय संविधान में भाषा के लिए किस अनुसूची का प्रयोग किया गया है, किस अनुसूची का प्रयोग है, किस अनुसूची का प्रयोग है। तो दोस्तों हम लिख रहे हैं, यदि मेरी राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं तो बोल तो रही ही हूँ, तो आप उसको जो है लिखते हुए चलिए कि भारतीय संविधान में भाषा के लिए किस अनुसूची का प्रयोग किया गया है। तो 8वीं अनुसूची का प्रयोग किया गया है। किस अनुसूची का, तो 8वीं अनुसूची का प्रयोग किया गया है। और ये भी प्रश्न बना सकते हैं कि कितनी भाषा का प्रयोग किया गया है। हाँ, आपका 8वां प्रश्न क्या हो सकता है कि 8वां प्रश्न आपका क्या हो सकता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का प्रयोग है, कितनी भाषाओं का प्रयोग है। तो 22 भाषाओं का प्रयोग है। कितनी भाषाओं का प्रयोग है,
22 भाषाओं का प्रयोग है। तो ये जान लीजिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से आप जो है बहुत ही विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में, और अगले वीडियो के साथ में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में जो कहानी होगी, जितनी भी जो विधाएं होंगी, उसमें हम लोग व्याकरण भी समझते हुए चलेंगे। तो हो सकता है वीडियोस तो कई भाग में बटें, लेकिन आप चिंतित मत होइएगा, क्योंकि जितने भी भाग में बटेंगे मेरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की। तो आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।